पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का योग गुरु बाबा रामदेव के लिए। सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है। इस पर अदालत ने पूछा कि ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितना बड़ा आपका विज्ञापन था, या आप और विज्ञापन देते हैं? क्या आप हमेशा इतने साइज का ही विज्ञापन देते हैं? कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए माफीनामे वाले हिस्से को हाईलाइट करने को कहा है। अब 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील पांडे, ये बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई थी आज की। आज की सुनवाई पर निर्भर होना था कि भाई अब तक जो माफीनामे दिए हैं, बिना शर्त माफी मांग रहे हैं बाबा रामदेव, उनको आगे माफी मिलती है या नहीं। लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त बाबा रामदेव पे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह का विज्ञापन फिलहाल समाचार पत्रों में पतंजलि की तरफ से दिया गया, उस विज्ञापन से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा और सीधे तौर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह आप अपने तमाम प्रोडक्ट का विज्ञापन देते हैं, क्या ये विज्ञापन का साइज उसी तरह है? इस पर उनके वकील ने कहा कि 67 जो न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने विज्ञापन दिया जिसका कॉस्ट ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल हमें नहीं लगता है कि आप किसी भी तरीके से अदालत की अवमानना का मुकदमा आने वाले दिनों में न झेलें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मौका दिया है बाबा रामदेव को कि वो दोबारा फिलहाल विज्ञापन पेपरों में दें और ये हाईलाइट करें कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं गलती का एहसास हुआ है और विज्ञापनों का भी साइज कहीं ना कहीं ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में जो सुनवाई का दायरा है उसको एक कदम और आगे बढ़ाया और एलोपैथ के भी डॉक्टरों को लेकर जो फिलहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनसे जवाब तलब किया है कि जो भ्रामक विज्ञापन एलोपैथ के द्वारा दिए जा रहे हैं या जो डॉक्टर्स महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। हर उपभोक्ता को, हर मरीज को ये जानने का हक है कि जो महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं उसके पीछे क्या कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है या नहीं। दूसरा सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो फिलहाल धारा 170 है जिसके तहत सरकार के पास ये अधिकार है कि जो भ्रामक विज्ञापन हैं उनके खिलाफ, यानी कि उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह नवजात बच्चों और महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उन विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोई कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि बाबा रामदेव को 30 अप्रैल को दोबारा पेश होना होगा, उनका माफीनामा स्वीकार नहीं किया गया है। इस बीच उन्हें जो फिलहाल मुख्य न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर उनको माफीनामा फिर से देना होगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि 30 अप्रैल को बाबा रामदेव को माफीनामा जो वो दोबारा देंगे उसे स्वीकार किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उन पर थोड़ा सा नरम तेवर दिखाता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील पांडे जानकारी। तो उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जंगल इस समय आग की चपेट में हैं। इससे जुड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल के कई जंगल इस समय जल रहे हैं। जी हां, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, भरदार क्षेत्र में कई जंगल इस समय जल रहे हैं। वनों की जो संपदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। देहरादून की सुद्दोवाला जेल में एक खबर आई है, वहां से जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैदी की संदिग्ध हालत में यहां पर मौत हो गई है। कैदी को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कैदी की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद अब और चिंता बढ़ गई है जेल प्रशासन की। कैदी प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियों के साथ अरेस्ट हुआ था। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर अब खबर आपको देते हैं, जिसमें गजब का उत्साह लोगों का नजर आ रहा है। अभी तक की रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक का रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। केदारनाथ के लिए अब तक 4.5 लाख से ज्यादा
रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 3,80,000 रजिस्ट्रेशन लोग करवा चुके हैं। 4 धाम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान हेल्थ पैरामीटर्स भरने होंगे। तो इस साल भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा के टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में साइबर क्राइम भी सक्रिय हो रखे हैं। देखिए उस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इस साल भी श्रद्धालुओं का रुझान केदारनाथ की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि केदारनाथ हेली सेवा के लिए 20 जून तक टिकट बुक हो चुके हैं और अगला स्लॉट अभी शुरू नहीं हुआ है। अब इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो चुके हैं और अभी तक साइबर क्राइम में 10 शिकायतें केदारनाथ हेली के नाम पर ठगी की पहुंच चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ IRCTC ही ऑफिशियल पार्टनर है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार से हेली सर्विस बुक करा सकते हैं। किसी और अन्य वेबसाइट पोर्टल पर भरोसा मत करें, किसी फेसबुक एडवर्टीजमेंट पर भरोसा मत करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप आधार कार्ड की फोटो शेयर मत करें, अपने डिटेल शेयर मत करें और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कोई टिकट बुक ना कराएं। केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग के लिए केवल रेलवे की ऑनलाइन साइट्स heliyatra.irctc.co.in है। लेकिन पिछले साल हेलीकॉप्टर सेवा के लिए उत्तराखंड साइबर सेल में 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसमें 50 शिकायतों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन पर कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था। इन्होंने हेली टिकट के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी। साथ ही पिछले साल पुलिस ने 65 फर्जी वेबसाइट भी बंद करवाई थी। पिछले साल हमें लगभग 50 कंप्लेन प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में हमने उन पर कार्रवाई करते हुए इसमें एक FIR लिखी थी। उस FIR में हमने लगभग सारी कंप्लेंट्स को जोड़ करके इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो मास्टरमाइंड्स थे उनको जेल भेजा था। इसके अलावा प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए हमने अप्रोक्सीमेटली अनुमानित लगभग 65 फर्जी वेबसाइट्स को बंद कराया था और साथ में हमने लगभग सैकड़ों ऐसे व्हाट्सएप नंबर थे उनको बंद कराया था। सेम प्रोसेस हम इस साल भी अपनाएंगे, जहां पे इस प्रकार की जो भी फर्जी वेबसाइट हो गए या फर्जी नंबर होंगे उनको टाइमली हम बंद कराने का प्रयास करेंगे। पुलिस अब सभी राज्यों के लिए एक अलग अलग भाषाओं में एडवाइजरी भी तैयार कर रही है। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु साइबर ठगी का शिकार न हो, इसके लिए प्रशासन सभी से अपील भी कर रहा है कि केवल रेलवे की साइट से ही हेलीकॉप्टर टिकट बुक करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। यात्रा में कमर्शियल गाड़ियों के संचालन के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कार्ड से कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस और ट्रिप कार्ड से गाड़ियों की यात्रा का समय तय किया जाएगा। ये व्यवस्था यात्रा में जाने वाली गाड़ियों के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड में इस साल सर्दियों में बर्फबारी कम हुई है। जी हाँ, और पिछले साल बर्फबारी भी कम हो रही है। ऐसे में पिछले साल की कम बारिश और बर्फबारी कम होने की वजह से इसका सीधा असर जो है नैनीताल झील पर पड़ा हुआ है। सरोवर नगरी की झीलें संकट की कगार पर आ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनी झील की ये तस्वीरें चिंता में डालने लगी हैं। झील का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 फीट ज्यादा पानी का स्तर गिर चुका है। हालात ये है कि झील के चारों तरफ डेल्टा उभर आई है। इसके साथ ही मल्लीताल वाले इलाके में तो झील में मैदान बनने लगा है, जहां लोग आराम से चल फिर रहे हैं। नैनीताल झील की अभी से इस हालत पर लोग चिंता में हैं। लेकिन ये ऑल्टरनेट हमें देखिए सोचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ कि क्या इसका ऑल्टरनेट है, क्योंकि नेचर पे भी डिपेंडेंसी हमारी सभी चीज़ नेचर पे है। पानी ऐसी चीज़ है जो हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं पानी को। तो कहीं ना कहीं तो सोचना इस पर पड़ेगा, जिससे टूरिज्म पे तो फर्क पड़ेगा। जो लोकल स्थानीय नागरिक हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। काश्तकारों पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है आप देख ही रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ नैनी झील की कहानी नहीं, बल्कि जिले के भीमताल, नौकुचिया ताल समेत सभी झीलों की हालत कुछ ऐसी ही है।
वहीं नैनी झील पर तो बड़ी आबादी के साथ पर्यटकों का भी प्रेशर अब 2 महीनों तक है। ऐसे में अधिकारी मान रहे हैं कि 2023 के मुकाबले अभी तक 1/4 ही बारिश हुई है। ऐसे में जून तक वाटर लेवल बचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस संबंध में जल संस्थान से बराबर हम संपर्क में हैं और उनसे पत्राचार भी किया जा रहा है कि इसको झील में 7 MLD प्रतिदिन से अधिक पानी न उठाया जाए, और अगर बारिश नहीं होती है तो जून में झील का जलस्तर जून के प्रथम सप्ताह में झील का जलस्तर 0 तक जाने की संभावना प्रतीत होती है। बहरहाल 10 MLD से रोस्टिंग कर 7 MLD पानी देने पर विचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर 2 महीने और बारिश नहीं हुई तो नैनीताल शहर भी इस बार जल संकट की तरफ बढ़ सकता है, जिसका असर देश भर के पर्यटकों पर भी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गंगा में होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स राफ्टिंग के बारे में। और देखिए, राफ्टिंग की वजह से ऋषिकेश में अक्सर जाम की स्थिति हो जाती है, जिससे निजात पाने के लिए शासन को बाईपास बनाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। तापमान का पारा बढ़ते ही योगनगरी ऋषिकेश में भी टूरिस्टों की भारी संख्या दिखती है, जिसका बड़ा कारण गंगा नदी में एडवेंचर के रूप में चलने वाली राफ्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। राफ्टिंग की वजह से लाखों का कारोबार हर साल होता है। वहीं अब राफ्टिंग लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बन रही है, क्योंकि व्यासी से ऋषिकेश तक होने वाली राफ्टिंग के चलते जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब तक ऋषिकेश के तपोवन से शिवपुरी तक एक बाईपास नहीं बनता तब तक दिक्कतें होंगी। इसलिए हमारे जो तपोवन क्षेत्र है, तपोवन में क्योंकि मेन बाजार से होके यातायात गुजरता बहुत भारी संख्या में है, तो जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। पुलिस को काफी मशक्कत के बाद भी वहाँ क्लियरेंस करना टफ होता है। तो ऐसे में एक सुझाव के तौर में पहले भी लिखा जा चुका है, यदि वहाँ बाईपास बन जाता तो इस तरह का एक फाइनली इसका जो एक समाधान निकल सकता है। वहीं प्रशासन के इस प्रस्ताव से ऋषिकेश के व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बाईपास से ट्रैफिक ऋषिकेश का सुचारू रूप से चलेगा। सर ये बहुत फायदा होगा हम लोगों को, राफ्टिंग वालों को बहुत जाम लगता है सर। जो हम लोगों का सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा ही जाम लगता है, जो हम राफ्टिंग वाले बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते कि कैसे मैनेज करना है हमको, ये कि जाम में से कैसे निकलना है, क्या निकलना है। जो ये बाईपास बन रहा है मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छा है, आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो ये जाम है ट्रैफिक है करीबन 2.5-3 घंटे का ट्रैफिक लगता है, शिवपुरी से 15 मिनट का रास्ता है। मेरे हिसाब से अगर ये बाईपास बनेगा तो ये मेरे हिसाब से 10-15 मिनट पूरा क्लियर हो जाएगा। गर्मियों में जहां राफ्टिंग का कारोबार चलता है, वहीं इस सीजन में 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है, लेकिन जल्द ऋषिकेश में कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार हुई तो आने वाले सीजन में घंटों जाम से लोगों और पर्यटकों की परेशानियां बढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी टिहरी झील अब एरो स्पोर्ट्स में अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। यहां पहली बार पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया गया है। पर्यटन के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में टिहरी झील को पहचान दिलाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। टिहरी में अब तक एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड विकास परिषद ने 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप का आयोजन किया है। 22 से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस कप में 15 राज्यों के 72 पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर हमने यहाँ पर एक एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल करवाया था, और उसके बाद जो यहाँ पर रुझान आया है पैराग्लाइडर्स का, उसको देखते हुए यहाँ पर एक एक्यूरेसी टेस्ट भी UTDP, THDC और जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें अभी 72 पैराग्लाइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 15 राज्यों से। तो टिहरी जो है इंटरनेशनल मानचित्र पे आ चुका है एक्रो की वजह से। इसे हम एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हम इसे ऑल्डुनुस टर्की का विकल्प मान रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र की रहने वाली शीतल महाजन भी पहुंची, जिन्हें इस क्षेत्र में 20 साल हो चुके हैं। शीतल महाजन का कहना है कि ये इंडिया का पहला स्काई डाइविंग डेस्टिनेशन बन सकता है।
और उत्तराखंड सरकार को इसको और प्रमोट करना चाहिए। बहुत सारे इंडियंस को यही नहीं पता कि इसके वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं, जैसे ओलंपिक के स्पोर्ट्स होते हैं। ओलंपिक्स बना हुआ है सिर्फ ज़मीन के खेलों के लिए, तो ज़मीन के खेल आते हैं ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर, पर हवा के जो खेल होते हैं ना उनके लिए बना है फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल। यहाँ पे तो मतलब जो ये डैम है यहाँ पे ऐसा ही इंडिया में जो एक मतलब पहाड़ी से होता है, मतलब टिहरी में ही है, इंडिया में बाकी कहीं नहीं। विश्व मानचित्र पर टिहरी झील को अलग पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी झील में पर्यटन के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप के आयोजन से भी टिहरी एडवेंचर स्पोर्ट शौकीनों के आकर्षण का केंद्र बन सकेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। एक दौर में नैनीताल के माल रोड की शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पैदल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बताएं कि पालिका इनको संजोने में भी जुटी हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की मॉल रोड पर चलने वाले ये पैदल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम लोगों और पर्यटकों की शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर्यटन सीजन में नहीं दिखेंगे, तो अब इनके बदले ई रिक्शे मॉल रोड पर चलेंगे। लेकिन ये पैदल रिक्शे सेल्फी के लिए टूरिस्टों को लुभाएंगे। इसी मॉल रोड पर कभी इन्हीं रिक्शों पर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान, तो कभी इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटी बैठ चुके हैं। खास बात यह है कि इनकी सवारी के लिए लोग लाइन लगाकर इंतजार भी करते हैं। प्रपोजल ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार हो नहीं पाया, क्योंकि इसको अगर हम करते हैं तो भी ये भी जो है ये चुनाव जो आचार संहिता है उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अभी ये सोचने की स्टेज पे है कि इसके ऊपर किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट करके फाइनल शेप देंगे। तो अभी ये बिल्कुल विचाराधीन स्तर पे ही है। नैनीताल में रिक्शों का इतिहास 1858 से रहा है। तब यहाँ आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा हुआ करते थे, जिनको हटाकर साल 1921 में पैडल रिक्शा की शुरुआत की गई, जिसका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। इन रिक्शों का किराया भी 2 आने से लेकर 20 रुपयों तक पहुंच गया था। लेकिन अब ये रिक्शे सिर्फ लोगों की यादों में ही रहेंगे। की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिसकी वजह से शायद ये कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है। कहीं पे शायद प्रशासन अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर भी मजबूर है। अगर इस तरह की व्यवस्था पालिका बनाने जा रहा है तो ये भी बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। एक रिक्शा तल्लीताल, एक रिक्शा मल्लीताल, 2 जगह अगर इन्हें सुंदर बना के और एक शोकेस में लगाया जाए, खड़ा करा जाए, तो वो भी कम से कम एक यादगार बनी रहेगी, अच्छा कदम रहेगा। बहरहाल इस रिक्शों के साथ समय का पहिया भी घूमा और ये पैडल रिक्शे इतिहास बनने जा रहे हैं। अब ये रिक्शे अतीत के पन्नों में भले ही सिमट जाएं, लेकिन इनकी यादें लोगों को जरूर याद रहेंगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी में आज मणिकर्णिका घाट और विश्वनाथ मंदिर में देव डालियों का तांता लगा रहा, जिसके चलते आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ देखा गया। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक अष्टदशा महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आज देव डोलियों का स्नान कराया गया। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर पौड़ी जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटा हुआ है ये विभाग। स्वास्थ्य विभाग की 6 यूनिट जिले से होकर गुजरने वाले चारधाम यात्रा रूट पर अपनी सेवा देगी और यात्रियों के बीमार पड़ने पर उन्हें तत्काल इलाज दिया जाएगा। लक्ष्मण झूला से लेकर धारी देवी भट्टी सेरा क्षेत्र तक डॉक्टर्स की टीम जगह जगह पर तैनात रहकर मरीजों की सेवा में तत्पर नजर आएगी। इस बार 30 डॉक्टर बॉन्ड के आधार पर भी चारधाम यात्रा रूट पर अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएं, 16 एम्बुलेंस भी यात्रा के दौरान 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे।
हमारे जनपद में 4 धाम की तैयारियों के लिए 6 यूनिट्स हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है। 6 यूनिट्स जो हमारी काम करती हैं वो लक्ष्मण झूला है और नीलकंठ में है। तीसरी हमारी संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर है। चौथी हमारी जो टर्शियरी यूनिट है मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद भट्टी सेरा है और एक हमारी धारी देवी पर यूनिट है जो। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।